we are covering the second part of Unit 1 of Financial Literacy. So in this video we are going to cover the time value of money. So हमने पहले भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में पढ़ा है. टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बेसिकली ये है कि अगर आपने कभी सोचा होगा कि जो चीज़ हमें 10 साल पहले ₹5 में मिलती थी, अब वही चीज़ ₹30 में मिलती है इन्फ्लेशन की वजह से, राइट. इन्फ्लेशन की वजह से हमें ये चीज़ महंगी मिल रही है. तो जो ये मनी है उसकी वर्थ जो है वो धीरे धीरे टाइम के साथ खत्म हो जाती है या फिर लूज कर देता है मनी अपनी वर्थ. तो इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली हम क्या कहते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. कि जो मनी हमारे पास एट प्रेजेंट है विच इज दैट इज वर्थ मोर देन जो हमारे पास फ्यूचर में होगा. अगर आज मेरे पास ₹5 हैं तो उसकी वर्थ ज्यादा है देन 10 साल बाद उस ₹5 की वर्थ के साथ अगर मैं उसको मैच करूँ तो इसको कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी. और ये इसीलिए होता है क्योंकि इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में और उस मनी को मैं इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमा सकती हूँ, राइट. सो दैट इज बेसिकली द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. एंड व्हाई वी आर स्टार्टिंग दिस टॉपिक इज बिकॉज टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज वेरी क्रूशियल फॉर एवरी फाइनेंशियल डिसीजन दैट वी मेक इन आवर लाइफ. सो रेलिवेंस क्या है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, फ्यूचर सबसे पहले तो अनसर्टेन है, राइट. हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर में कितनी मनी की वैल्यू कब हो सकती है. दैट इज व्हाई वी टेंड टू प्रेफर फॉर द करंट कंजम्पशन. Okay, anyone who is more concerned for the current or the immediate consumption will mostly go for the immediate cash flows, right? तो हम current consumption को ज्यादा प्रेफर करते हैं. नेक्स्ट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर री इन्वेस्टमेंट. अनदर थिंग कि हम करंट कंजम्पशन को क्यों प्रेफर करते हैं, बिकॉज हम उस मनी को री इन्वेस्ट करके उस पर इंटरेस्ट साथ के साथ डिविडेंड भी उस पर अर्न कर सकते हैं. सो नाउ टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बेसिकली हमारे जो फाइनेंशियल लिटरेसी का पेपर है 30 मार्क्स का, उसके अंदर 10 मार्क्स में इसका न्यूमेरिकल आता है, राइट. सो 10 मार्क्स में जो न्यूमेरिकल आता है वो हम इसमें कवर करेंगे वीडियो में. सो यहाँ पे दो टेक्निक्स होती हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, कंपाउंडिंग टेक्निक एंड अनदर वन इज डिस्काउंटिंग टेक्निक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टडिंग द कंपाउंडिंग टेक्निक. कंपाउंडिंग बेसिकली मतलब क्या होता है कि अगर मैं मेरे पास सपोज ₹1000 है और उस ₹1000 को मैंने इन्वेस्ट किया, राइट. तो उसमें मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा. इंटरेस्ट मिलने के बाद वो सपोज ₹1200 हो जाता है. तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, कंपाउंडिंग की. जो ये मेरा मनी था दैट कंपाउंडेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इट बिकेम 1200, तो उसको कहते हैं कंपाउंडिंग, राइट. सो कंपाउंडिंग के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है फ्यूचर वैल्यू निकालने का, यहाँ पे ये जो मैंने इन्वेस्ट किया था दैट इज प्रेजेंट वैल्यू एंड दिस इज फ्यूचर वैल्यू. सो फ्यूचर वैल्यू निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला होता है कंपाउंडिंग का, विच इज प्रेजेंट वैल्यू इंटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर रेट इंटू रेट एंड नंबर ऑफ ईयर्स के अकॉर्डिंग. ये जो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है इसको हम CVF भी कहते हैं और द कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर, राइट. सो हम इसको कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर भी कह सकते हैं. सो दैट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है या CVF दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, राइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे एनुअल कंपाउंडिंग का. जब हमारे पास जो ये इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जो बैंक या फिर जहां पे भी हमने अपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो हमें पर एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है. तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं. सीरत डिपॉजिटेड 5000 एट द रेट ऑफ 12%. ये हमें रेट गिवन है. ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है कि इतना उसने डिपॉजिट किया था फॉर द 4 years. ये हमें नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है. व्हाट विल बी द वैल्यू एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी. सो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी दैट मींस वी हैव टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू एंड वी हैव फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू इनटू द फ्यूचर वैल्यू फैक्टर बेस्ड ऑन 12% इंटरेस्ट एंड 4 years. सो जो ये वैल्यू होगी मोस्टली होता क्या है, क्वेश्चन में आप लोगों को ये गिवन होगी, बट हमें ये टेबल से निकालनी भी आनी चाहिए, राइट. सो टेबल हमारे पास कुछ ऐसी होती है. तो हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12% एंड नंबर ऑफ ईयर्स थे 4. सो इसके अगेंस्ट अगर हम इसके इंटरसेक्शन पे वैल्यू देखते हैं विच कम्स आउट टू बी 1.5735, राइट. सो हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे 5000 इंटू 1.57 भी ले सकते हैं, इसको राउंड ऑफ करके भी ले सकते हैं, राइट. बट फर्क क्या पड़ता है, फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि वैल्यू में ना थोड़े से डिजिट्स में इधर उधर होता है बस आंसर. तो हमारा ये आंसर आया है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे अप्रॉक्स, राइट. क्योंकि हो सकता है कोई 1.5 ले रहा है, कोई 1.5735 पूरा ले रहा है. तो ये डिपेंड करता है. हम कोशिश यही करेंगे एग्जाम में कि हम पूरा ले 1.5735. उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास नॉन एनुअल कंपाउंडिंग है. नॉन एनुअल कंपाउंडिंग में क्या होता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम कंपाउंडेड नहीं, मतलब जो मुझे इंटरेस्ट है वो पर एनम नहीं मिल रहा है. ओके, मुझे इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है, क्वार्टरली इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर मुझे सेमी एनुअली इंटरेस्ट मिल रहा है. अब इस केस में होता क्या है, नॉन एनुअल कंपाउंडिंग में हम पूरे ईयर को डिवाइड करते हैं कुछ टाइम पीरियड्स में, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से. ठीक है, एम मीन्स द नंबर ऑफ पीरियड्स. अब ये जो एम है, अगर मैं सेमी एनुअली की बात करती हूँ तो हम पूरे साल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो सेमी एनुअली के लिए एम हो गया 2, ऐसे ही क्वार्टरली के लिए एम हो गया 4. तो अगर हम इसका क्वेश्चन, तो अब हम इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं. अ पर्सन डिपॉजिटेड ₹12,000, मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू है, एट द रेट ऑफ 16%, दिस इज द रेट, एंड फॉर 7 years उसने ये अमाउंट डिपॉजिट किया है. अब यहाँ पे जो पर एनम का रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है, दैट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली. इसका मतलब जो नंबर ऑफ पीरियड्स है विच इज 4. अब होता क्या है नॉन एनुअल कंपाउंडिंग में कि मुझे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो नंबर ऑफ ईयर्स है उसको एडजस्ट करना होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी नंबर ऑफ पीरियड्स. सो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% था, उसको एडजस्ट करना है मुझे, तो डिवाइड कर दूंगी 4 से. और जो नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं वो हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं नंबर ऑफ पीरियड से, ये हमें याद रखना है, ठीक है. तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 4% आ जाएगा और नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास 28 आ जाएगी. तो जब हम इसका फॉर्मुला लगाएंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू है हमारे पास 12,000 इंटू इसको मल्टीप्लाई करना है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से. रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% का लेना है और नंबर ऑफ ईयर्स 28 लेना है इस बार हमें, राइट. तो इसकी वैल्यू भी हम टेबल में से देख लेते हैं. सो दिस कम्स आउट टू बी 4% and 28 years. So this comes out to be 2.9987. So यहाँ पे हम पुट करते हैं 2.9987. This amount comes out to be rupees 35,984.4. So ये हमारे पास अमाउंट आ जाता है इसका. तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, कंपाउंडिंग टेक्निक में हमने यहाँ पे दो चीजें पढ़ी, ठीक है. कंपाउंडिंग में एक था एनुअल इंटरेस्ट और एक है नॉन एनुअल इंटरेस्ट, ठीक है.
एनुअल इंटरेस्ट में हमें सीधा क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू को निकालना है अगर, तो प्रेजेंट वैल्यू को सीधा मल्टीप्लाई करना है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स के अकॉर्डिंग। इस वाले केस में हमें क्या करना होता है, फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला वही रहेगा, बट होगा क्या, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिवाइड हो जाएगा नंबर ऑफ पीरियड से, और जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर ऑफ पीरियड से। तो ये थी हमारी कंपाउंडिंग टेक्निक। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इट इज द रियल रिटर्न ऑन सेविंग्स अकाउंट और एनी इंटरेस्ट पेइंग इन्वेस्टमेंट। कभी भी मैं किसी भी चीज में सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्ट कर रही हूँ या इंटरेस्ट पेइंग कोई भी इन्वेस्टमेंट में अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो उस पर रियल रिटर्न कितना लग रहा है। ठीक है, रियल रिटर्न मतलब जब मैं कंपाउंडिंग के इफेक्ट्स को भी कंसिडर कर रही हूँ। अब कंपाउंडिंग के इफेक्ट्स को कंसिडर करने का मतलब क्या है कि अगर मैं नंबर ऑफ ईयर्स को नंबर ऑफ पीरियड से मल्टीप्लाई कर रही हूँ एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको डिवाइड कर रही हूँ पीरियड से। सो फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है मंथली, राइट। सो इस केस में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना गिवन, बीइंग गिवन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.20 दैट इज 20%। इसको डिवाइड करूंगी मैं m से, m यहाँ पे क्या है क्योंकि मंथली है तो साल को मैंने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंड इसकी पावर 12 माइनस 1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये आता है, ब्रैकेट को सॉल्व करती हूँ 1.2194, 1 इसमें से 1 माइनस करूंगी अगर तो कितना आएगा 20, 0.2194, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 21.94%। सो ये हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जब हमने कंपाउंडिंग को कंसिडर किया है, कंपाउंडिंग को एडजस्ट करके हमने ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है। ठीक है, इसके बेसिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए अगर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ रहे हैं तो। नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, दैट इज एन्युटी। सो क्वेश्चन बेसिकली क्या आता है कि एक क्वेश्चन आ जाएगा, एक ही क्वेश्चन 10 मार्क्स का जो आता है उसमें क्या आता है कि एन्युटी को एक्सप्लेन करो, और एक फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसके साथ दे देते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं एन्युटी होता क्या है। एन्युटी रेफर्स टू द रेगुलर कैश फ्लो ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट एट इक्वल इंटरवल्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो चीजें मैंने अंडरलाइन करी ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी हम एन्युटी की डेफिनेशन लिखते हैं। कैश फ्लो जो होना चाहिए वो रेगुलर होना चाहिए। अब हो सकता है वो कैश फ्लो इनफ्लो हो या फिर वो आउटफ्लो भी हो सकता है, राइट। तो जो भी इनफ्लो हो रहा है चाहे वो आउटफ्लो हो रहा है वो रेगुलर होना चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट का होना चाहिए, इक्वल इंटरवल्स पे होना चाहिए, और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होना चाहिए, तभी हम उस पेमेंट को, उस आउटफ्लो को, उस कैश फ्लो को एन्युटी का नाम देते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक लीज है जिसमें 20,000 पर मंथ फिक्स्ड अमाउंट है, पर मंथ जा रहा है, दैट मीन रेगुलर कैश आउटफ्लो है। 20 ईयर्स के लिए जा रहा है, दैट मीन स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी यहाँ पे गिवन है, तो दैट मीन ये जो लीज का ये वाला अमाउंट है 20,000 पर मंथ, ये क्या है, एन्युटी, राइट। अब ये जो एन्युटी है ये दो टाइप्स की हो सकती है, ऑर्डिनरी एन्युटी हो सकती है और एक एन्युटी ड्यू हो सकती है। ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होती है, ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब होता है किसी भी कैश आउटफ्लो कर रही हूँ या फिर कैश इनफ्लो हो रहा है, तो जो भी उसकी फर्स्ट पेमेंट है, राइट, जो भी उसकी फर्स्ट पेमेंट है वो मैं कर रही हूँ एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, एट द एंड ऑफ द पीरियड का मतलब क्या होता है कि हर साल के एंड में या हर महीने के एंड में, तो वो मैं पेमेंट कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी लोन पे जो पेमेंट कर रही हूँ या कभी मैं रेंट पे कर रही हूँ, तो वो मैं जनरली एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द ईयर पे करती हूँ। बात करते हैं एन्युटी ड्यू की, तो ये इसका अपोजिट है। तो इसमें क्या होती है, जो भी हमारी फर्स्ट पेमेंट होती है दैट हैपेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, फॉर एग्जांपल बिगिनिंग ऑफ द ईयर और बिगिनिंग ऑफ अ मंथ। ठीक है, बिगिनिंग में होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई आरडी अकाउंट फॉर एग्जांपल मुझे खुलवाना है बैंक में, उसके लिए मुझे पेमेंट करनी है, तो आरडी अकाउंट खुलवाना है तो मुझे उसी वक्त पेमेंट देनी पड़ेगी एट द बिगिनिंग, राइट। मुझे ऐसा तो नहीं कि एक महीना हो जाएगा उसके बाद मुझे फर्स्ट पेमेंट करनी होगी, नो, जो फर्स्ट पेमेंट होगी आरडी अकाउंट खोलने के लिए वो बिगिनिंग में होगी। ऐसे ही अगर मुझे कोई इंश्योरेंस करवाना है तो उसके लिए जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है उसकी पेमेंट भी पहले होती है, बिगिनिंग में होती है, तो दैट इज ऑल्सो केस ऑफ एन्युटी ड्यू। अब इन दोनों के ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, और इन दोनों के ही न्यूमेरिकल में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो हम करके देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन डिपॉजिटेड ₹1000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। अच्छा, एक चीज और है जो हमें याद रखनी है कि अगर इन दोनों में से हम क्वेश्चन में नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन सा लगेगा केस, ऑर्डिनरी एन्युटी का या एन्युटी ड्यू का, तो हम बाय डिफॉल्ट ऑर्डिनरी एन्युटी ही लेते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमें यही लेना है। तो इस क्वेश्चन में देखो, बाय द एंड ऑफ द एवरी ईयर फॉर 10 इयर्स फाइंड द टोटल अमाउंट एक्यूमुलेटेड, कि टोटल अमाउंट मैंने कितना एक्यूमुलेट किया एट द एंड ऑफ 10th ईयर इफ कंपाउंडिंग इज 9% एनुअली। सो एनुअली है तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ ईयर्स को भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड है, दैट मींस ये केस है किसका, ऑर्डिनरी एन्युटी का, राइट। सो अब यहाँ पे देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है, नंबर ऑफ ईयर्स हमें गिवन है, एंड वी हैव ₹1000, राइट। तो ये जो ₹1000 है ये हमारा क्या है, एन्युटी का अमाउंट, कि हम ये पे कर रहे हैं, रेगुलर पेमेंट हो रही है एन्युटी की, तो ये क्या है मेरा एन्युटी का अमाउंट। तो टोटल अमाउंट एक्यूमुलेटेड मुझे फाइंड करना है, दैट मींस मुझे एक फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है इस अमाउंट की। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन्युटी का अमाउंट जितना भी है इनटू द फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ठीक है, अगर यही चीज मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू के लिए होता, अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू की जगह कोई प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती, तो मैं क्या करती इसको, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर अलग होता है। अगर एन्युटी का केस है तो हम ये वाली टेबल देखते हैं। तो इस केस में हमें इतना हम डिपॉजिट कर रहे थे, तो ये एन्युटी का अमाउंट है, हमें एट द एंड ऑफ 10th ईयर, मतलब 10th ईयर के बाद हमारे पास कितना मनी एक्यूमुलेटेड होगा वो निकालना है, दैट मींस हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एन्युटी गिवन है ₹1000 इंटू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्वेश्चन में गिवन होगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 15.193, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ₹15,193 टोटल अमाउंट एक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ 10th ईयर। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, सीता डिपॉजिटेड ₹30,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, दैट मींस ये जो केस है ये केस है एन्युटी ड्यू का। ठीक है, तो जो फॉर्मूला हमारा लगेगा वो भी यही लगेगा, एन्युटी इंटू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, बस इसमें जो एन्युटी ड्यू वाला होता है ना, इसमें 1+r और हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो बस ये डिफरेंस है इन दोनों में। एन्युटी का अमाउंट कितना है, 30,000 इंटू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर इज गिवन
16.722 इंटू 1 + r मीन्स 1 +, अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% है, तो बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, 1 + 11 कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। 11% है, दैट मीन्स 1 + 11% मतलब हमें डिवाइड बाय 100 भी करना होगा, तो इसका मतलब मैं यहाँ लिखूंगी 0.11। तो ये एक छोटी सी गलती हमारा 10 मार्क्स के क्वेश्चन को रिवीन कर सकती है, राइट। तो हमें ये ध्यान रखना है, तो इसका आंसर आएगा ₹5,56,823। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। अब जो हमें नेक्स्ट केस करना है दैट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ मल्टीपल कैश फ्लोज। अभी तक हमने क्या था, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो कंपाउंडिंग एनुअली और नॉन एनुअली। यहाँ पे है कंपाउंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ मल्टीपल कैश फ्लोज। अगर हमें एनुअल डिपॉजिट हमने एक सिंगल अमाउंट से नहीं किया है, दैट मीन्स फर्स्ट ईयर के एंड में हमने 500 डिपॉजिट किया, सेकंड ईयर में हमने 1000, ऐसे ऐसे सो ऑन, फिफ्थ ईयर तक हमने कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया है, तो उसमें जो कंपाउंडिंग है वो डिफरेंट ईयर्स की लगेगी, जो कंपाउंडेड फैक्टर है वो डिफरेंट लगेगा। इसका मतलब यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ इयर्स कंपाउंडिंग मतलब जब सिंगल कैश फ्लो हमें दिया होता है तो हमें नंबर ऑफ इयर्स लेट्स सपोज 10 दिया हुआ है और हमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो एक ही रहेगा, लेकिन जो ये नंबर ऑफ इयर्स है वो चेंज होंगे, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट ईयर के एंड पे डिपॉजिट कर रही हूँ पैसे, तो कितने साल के लिए कंपाउंडिंग, कितने साल के लिए मेरे जो मनी है वो कंपाउंड होगा, देखो 1 2 3 एंड 4, 4 ईयर्स के लिए होगा, तो 4 ईयर्स, ऐसे ही 3 ईयर्स 2 ईयर्स 1 ईयर एंड फिफ्थ ईयर के एंड में अगर मैं 500 डिपॉजिट करूँ तो कोई कंपाउंडिंग उसमें नहीं होगी, ठीक है। अब ये मैंने किया, इसका कंपाउंडेड फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन में तुम्हें गिवन होगा, तो ये हम कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर कैसे देखेंगे, हमें 4 इयर्स की रेट है, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड 4 इयर्स के अगेंस्ट हम इसकी देखेंगे वैल्यू, 5% एंड 3 इयर्स के अगेंस्ट देखेंगे, ऐसे ही 5% एंड 2 इयर्स के अगेंस्ट देखेंगे, ऐसे ऐसे हम देखेंगे। अब जो ये लास्ट केस हमारे पास आया है, इसमें तो कोई कंपाउंडिंग हुई नहीं, तो हम 0 इयर्स है कंपाउंडिंग, कोई कंपाउंडिंग नहीं हो रही है, दैट मींस इसको सिर्फ 1 करेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद कंपाउंडेड फैक्टर के बाद हमें निकालना होता है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जो भी हमने एनुअल डिपॉजिट किया था, जो भी हमने एनुअल डिपॉजिट किया था उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर से, तो ये हमारे रिस्पेक्टिव अमाउंट्स आ जाएंगे और फिर हम लास्टली इन सबको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कितना अक्यूमुलेट हो गया विद इंटरेस्ट, 4950 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट जो हम करेंगे दैट इज डिस्काउंटिंग टेक्निक। कंपाउंडिंग हमने कर लिया, डिस्काउंटिंग टेक्निक में क्या होता है, इस कंपाउंडिंग का बिल्कुल उल्टा है। कंपाउंडिंग में हमने क्या किया था, कंपाउंडिंग में हमने किया था कि प्रेजेंट वैल्यू को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू फ्यूचर वैल्यू। डिस्काउंटिंग में हम क्या करेंगे कि हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे आ रहे हैं, ठीक है। हम किसी चीज को डिस्काउंट कर रहे हैं, उसकी ओरिजिनल वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अगर हम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो जो भी हमारा प्रेजेंट वैल्यू होती है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से। अगर फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अगर यही केस एन्युटी का होता तो हम कौन सी टेबल देखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिपॉजिट्स इफ डिपॉजिटेड टुडे एट 10% पर एनम विल यील्ड 10,000 आफ्टर 5 इयर्स। अब यहाँ पे ना, क्योंकि मैं तो यहाँ पे लिख रही हूँ कि डिस्काउंटिंग के नीचे डिस्काउंटिंग का क्वेश्चन ही होगा, तो पेपर में हम लोगों को यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है कि फ्यूचर वैल्यू गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है या फिर एन्युटी गिवन है। याद रखना जब भी एन्युटी गिवन होगा ना तो पर एनम लिखा होगा कि पर एनम पेमेंट हो रही है या पर मंथ में पेमेंट कर रही हूँ, तो वो एन्युटी का केस होता है। यहाँ पे देखो ये टोटल मुझे 10,000 आफ्टर 5 इयर्स मिल रहा है, आफ्टर 5 इयर्स, दैट मींस दिस इज द फ्यूचर वैल्यू एंड वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। सो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू इनटू द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, रेट इज 10% एंड नंबर ऑफ इयर्स इज 5 इयर्स। तो इस केस में हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है दैट इज, फ्यूचर वैल्यू इज 10,000, हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज 0.6209। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ₹6209, ठीक है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट चीज पे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो मैं बस एन्युटी के अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगी। ऐसे ही ड्यू वाली निकालनी है तो क्या होता है, 1 + r और इसमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाता है। परपेचुटी, अब परपेचुटी देखते हैं कि परपेचुटी क्या होती है। परपेचुटी क्या होता है कि मैंने कोई अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया है या पेमेंट मुझे मिल रही है फॉर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ इयर्स, मुझे नंबर ऑफ इयर्स यहाँ पे नहीं दिए होते हैं, तो उस केस में मैं क्या करूंगी, जो भी मुझे एनुअल कैश फ्लो गिवन होगा उसको मैं जस्ट डिस्काउंटिंग रेट मतलब जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उससे डायरेक्टली डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी है दैट प्रोमिसेस मी टू पे ₹10,000 फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इयर्स उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने बोला कि हम तुम्हें 10,000 पे करेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% के हिसाब से हम तुम्हें देंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, 10,000 डिवाइडेड बाय 15% विच इज 0.15। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकलेगी, ₹66,666.67। तो ऐसे हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं परपेचुटी की। नेक्स्ट टॉपिक इज द एप्लीकेशंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन डेली लाइफ। सो डेली लाइफ में हमारा क्या यूज है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। सो सिंकिंग फंड क्या होता है, सिंकिंग फंड एक अमाउंट होता है जो कि किसी भी कंपनी ने या किसी भी इंडिविजुअल जो एक अलग से सेट असाइड करके रखता है टू फॉर द फ्यूचर यूज। अब वो फ्यूचर यूज हो सकता है कि मुझे कोई एक मैंने मशीनरी खरीदी थी उसको रिप्लेस करना है 10 साल बाद, अब मुझे पता है 10 साल बाद आज मैंने उसको 10 लाख का खरीदा है तो ऑब्वियसली 10 साल बाद हो सकता है उसकी वैल्यू 20 लाख हो जाए, ठीक है। तो वो 20 लाख अचानक से मेरे पास कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो वो मेरा कंपनी का काफी सारा पैसा जो है खर्च हो जाएगा, एक बार में 20 लाख अगर मैं कंपनी में से निकालूंगी तो मैं क्या करूंगी, अभी से ही कुछ मनी जो है वो सेट असाइड करना स्टार्ट कर दूंगी, अलग से रखना स्टार्ट कर दूंगी, जो कि लास्ट में जाके वो मेरा बन जाता है सिंकिंग फंड का अमाउंट। अब यहाँ पे इसका क्वेश्चन देखते हैं, कंपनी वांट्स टू एक्यूमुलेट ₹20 लाख इन अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एनुअली। एक कंपनी जिसको 20 लाख इकट्ठे करने हैं 5 साल में, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 10% एनुअली, तो एनुअल कैश आउटफ्लो कितना होना चाहिए, एनुअल कैश आउटफ्लो यहाँ पे मतलब ये एन्युटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हर साल कितना कैश आउटफ्लो होगा, कितना अमाउंट मुझे सेट असाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान से समझने की जरूरत है कि ये क्वेश्चन एन्युटी का है, तो इस केस में मुझे एन्युटी कैलकुलेट करनी है और दिस इज द अमाउंट जो मुझे फ्यूचर में एक्यूमुलेट करना है। तो यहाँ पे फॉर्मुला क्या लगेगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू जो भी एन्युटी का अमाउंट है इनटू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर।
इस केस में मुझे एनुटी निकालना है, तो फ्यूचर वैल्यू कितनी है 20 लाख इज इक्वल्स टू एनुटी का अमाउंट इज नॉट गिवन, फ्यूचर वैल्यू एनुटी फैक्टर है 6.105। इस केस में एनुटी क्या निकलेगी मेरी 20 लाख डिवाइडेड बाय 6.105 विच इज इक्वल्स टू रुपीज 3,27,600। तो ये है सिंकिंग फंड प्रॉब्लम। अब दो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमें, एक है कैपिटल रिकवरी या लोन रिपेमेंट का। कैपिटल रिकवरी में क्या होगा, अब हो सकता है कि कंपनीज जो हैं वो उनको लोन लेने की जरूरत होती है ताकि वो अपने ऑपरेशन स्मूथली रन कर सकें। तो जब भी वो किसी डेट में इंडल्ज होते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजर को हमेशा नॉलेज होनी चाहिए कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की और उसकी रीपेमेंट एबिलिटी क्या है। ठीक है, तो हमें अगर कोई लोन को रीपे करना है तो हमारे पास कितना अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी देनी है, तो दैट इज द मेन चीज जो कि फाइनेंशियल मैनेजर्स नॉर्मली फेस करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। एबीसी कंपनी टेक्स अ लोन ऑफ 25 लाख फ्रॉम अ बैंक, द इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम और रीपेमेंट पीरियड इसका है 10 इयर्स। दिस इज रेट एंड दिस इज नंबर ऑफ इयर्स, दिस इज द अमाउंट जो उसने लोन लिया है, ले लिया है, दैट मींस दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू। हमें निकालनी है एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इनटू द प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, जो कि लगेगा 10% एंड 10 इयर्स के हिसाब से। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इज given which is 25 lakhs, annuity into present value annuity factor is 6.145। तो annuity का अमाउंट यहाँ से कितना आएगा 25 lakhs divided by 6.145 which comes out to be rupees 406,835। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो क्वेश्चन करना है दैट इज कंपाउंडेड ग्रोथ रेट का प्रॉब्लम। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट प्रॉब्लम है, दैट मींस इस क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होगा, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखो, एन इन्वेस्टर इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट रुपीज 50,000 टुडे एंड ही हैज टू रिसीव रुपीज 12,000 एवरी ईयर फॉर 5 years। दिस इज the amount he invested, that means this is the present value, right? And he has to receive 12,000 every year, so that means every year for the 5 years, this is the case of annuity, this is annuity। So formula क्या लगेगा, present value is equal to annuity into present value annuity factor। अब आप लोग सोचोगे ये हम कैसे निकालेंगे, ये तो हमें गिवन ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 50,000 का अमाउंट है, राइट, और एनुअली हमें 12,000 उसका मिल रहा है। तो यहाँ से हमारा पीवीएफ निकल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू एनुअलिटी फैक्टर निकल जाएगा, जो कि क्या आएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 12,000। तो ये कितना आएगा 4.17। अब ये वाला जो प्रेजेंट वैल्यू एनुअलिटी फैक्टर आया ये हमें उस टेबल में सर्च करना होगा। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू एनुअलिटी फैक्टर वाली टेबल है जो ये वाली टेबल, इसमें हम सर्च करेंगे 4.17 अगेंस्ट 5 इयर्स। फिफ्थ ईयर के अगेंस्ट हमें ये क्लोजेस्ट वैल्यू इसकी सर्च करनी है 4.17। ठीक है, तो देखो ये तो है 4.8, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो देखो 4.1002, ये हमें इसकी क्लोजेस्ट वैल्यू मिली है और इस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7%। सो हमारा जो आंसर यहाँ पे आएगा दैट विल बी 7% अप्रोक्सीमेटली। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसके अलावा आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस जितने भी हैं आप लोगों की बुक में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।